एक असाइनमेंट भी सेंड किया है, सो दैट असाइनमेंट इज फ्रॉम वेक्टर्स। तो सब बच्चों के ग्रुप में वो असाइनमेंट आप लोगों को मिल चुका है, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग द असाइनमेंट। अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूंगी। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं, सारे आंसर्स आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करी जाए आज की क्लास। ऑलराइट, तो आज हमारा मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 7 है, और कल हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया था, बट एक बच्चे ने पूछा था शायद आप लोगों में से ही कि मैम ये डिफरेंशिएशन को हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो आज की क्लास में थोड़ा बहुत हम वो भी देखेंगे कि डिफरेंशिएशन जो होता है उसकी एप्लीकेशंस कहाँ होती है, फिजिक्स में स्पेशली कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक बार हम ये चीज समझ लें, देन वी विल मूव ऑन टू इंटीग्रेशन। हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। एक डेफिनेट इंटीग्रल का भी हमारे पास टॉपिक है, वो भी हमारे लिए फिजिक्स में काफी जरूरी रहता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में समझेंगे। एंड वील ऑल्सो ट्राई टू कवर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, कि अब इंटीग्रेशन पढ़ तो लिया, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो है डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन। तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन फिजिक्स विल बी डिफरेंशिएशन को हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन को हम यूज करेंगे एज रेट ऑफ चेंज। हमने देखा था ना बेटा कल की क्लास में कि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ही तो कैलकुलेट कर रहा है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसे चेंज हो रही है, यही तो हम डिफरेंशिएशन से मेजर करते हैं। राइट गाइस, है ना। तो हम लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन में ये जो dy by dx हम लिखते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, हाउ क्वांटिटी y इज चेंजिंग विद x। ठीक है, तो अब इसकी फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे इसकी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करेंगे? सबसे पहले वेलोसिटी होती है dx by dt, है ना। सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर मैंने आपको बोल दी कि किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है एज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो मैं आपसे पूछूं इसकी वेलोसिटी बताओ मुझे कितनी होगी, तो आप वेलोसिटी बता दोगे मुझे एक्स के टर्म्स में कि वेलोसिटी मैम इस तरीके से चेंज हो रही है ना। बता दोगे, नहीं बता पाओगे? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग ऑन एक्स, सो यू कैन टेल मी अबाउट द वेलोसिटी डायरेक्टली। अब वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। यू गाइस नो दैट एक्सेलरेशन इज dv by dt, है ना। एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन जो होती है हमारी, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। राइट, यहां तक सब लोग मेरे साथ है? यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। अब अगर मैं आपको इसका इन इन दोनों केसेस से एक छोटा सा एग्जांपल भी दूं मैं आपको, और मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे है 3t² प्लस 5t, ये मेरी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स? कैन यू गाइस टेल मी कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स? वेलोसिटी की क्या वैल्यू हो जाएगी 2 सेकंड पे, आप ये कैलकुलेट करके बता सकते हो? अच्छा, टी को एक्स मान के कर सकते हैं ना? हाँ, टी को एक्स मान के नहीं, मतलब टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। अब यहाँ पर हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है मैम, वेलोसिटी होती है dx by dt। तो अब x को डिफरेंशिएट कर दो t के टर्म्स में, वो तो वेरिएबल है, खाली सारे के सारे रूल्स तो सेम ही रख जाएंगे ना। 6t प्लस 5/2s, 2 सेकेंड से यहाँ पे। हाँ, इसका मतलब। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या है बेटा, आपने मुझे आंसर क्या बताया कि पावर रूल लग जाएगा यहाँ पे, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t मतलब 60, और t का हो जाएगा 1, तो 60 प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है 5 सेकंड में क्या हो रहा है। स्क्रीन स्टक हो गई क्या? अच्छा भाई मैं बोलूं बच्चे ऐसे चुप हो गए। अभी विजिबल है बेटा, है ना। अब मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, तो यहाँ पे 2 अज्यूम कर दो ना, t की जगह वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आएगी वेलोसिटी? 17 है ना, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 6 2 12 प्लस 5 17। अगर ये मेरा मीटर में है, लेट दिस बी इन मीटर्स,
let this be in meters, so I can say that my velocity will be in meter per second. हाँ प्रज्ञा बेटा, मैं एक बार बता देती हूँ फिर से, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, मैंने क्या बोला कि पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ ली थी, अब आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन की। अब हम एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, राइट, व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमने डिफरेंशिएशन का जब मतलब समझा था, हमने देखा था डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के तरीके में कैसे चेंज हो रही है, right? So we were calculating dy by dx, which means what is the rate of change of y with respect to x, है ना। अगर मैं x चेंज कर रही हूँ तो y मेरा कैसे चेंज हो रहा है। तो इस डेफिनेशन को यूज करके हम फिजिक्स की काफी सारी टर्म्स जो होती है वो निकाल सकते हैं। ये हम सब मोशन में भी देखना शुरू कर देंगे। वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाती है, dx by dt, है ना। वेलोसिटी जो होती है वो यही तो होती है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हो एज dx by dt। एक्सेलरेशन होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, dv by dt, ठीक है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल भी करवाया आप लोगों को, बच्चों को, कि अगर x मेरे को गिवन है एज 3t स्क्वायर प्लस 5t मीटर्स, ये मीटर्स में मुझे x गिवन है, तो इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, तो ये आप मुझे यूजिंग डिफरेंशिएशन बता सकते हो। सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाल ली, फिर हाँ बेटा, हम आपने यहाँ पे टी टाइम मान लिया, मतलब टी हाँ टी t तो टाइम है ना बेटा, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी टाइम के साथ तो चेंज होएगी ना। आप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को निकालते हो तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम ही तो होती है ना बच्चा। तो यहाँ पर ये अच्छा, x, पर यहाँ पे एस होता तो हम डिस्प्लेसमेंट मानते। हाँ यहाँ पे अब फिजिक्स में आपकी ये x v a ये जो टर्म्स होंगी ये सारी मैटर करने लग जाएंगी। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, v वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, a एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है किसी बॉडी की टाइम के साथ चेंज होगी ना, तो वो मैंने दिखाया है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t मीटर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैंने आपसे पूछा कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वो आप मुझे देखो कितना सिंपली डिफरेंशिएट करके बता पा रहे हो, ठीक है। वैसे ही बेटा बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो हम डिस्प्लेसमेंट जो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी टर्म्स आप लोगों को और बताऊं, आप ये चीज भी आपने पढ़ी होगी कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैम आपने यही स्टार्टिंग की एमए हाँ, मास एक्सेलरेशन ना। सब लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैम आपने इससे पहले भी करा था कि यही स्टार्टिंग की नहीं है। बेटा यहीं से स्टार्ट किया, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से ही शुरू किया, ठीक है मैम, ठीक है। मैंने बोला मैं तो एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक यस है, मैम, नोट डाउन ओके भी हो कर गया। लो बच्चा। एप्लीकेशन ऑफ यस मैम, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है मैम। ठीक है बेटा। अभी मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी जो होती है वो आप निकाल सकते हो यूजिंग डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी इज dx by dt, और एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन हो जाएगी dv by dt, ठीक है। वैसे ही फोर्स भी आप यस निकाल मैम, सकते हो, ये चीज भी आपने पढ़ी होगी ना 9th में कि फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम। यस मैम। अच्छा बेटा, p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। मैम ये 17 कैसे आया? मैंने यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट कर दी बेटा। आपको पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट 2 सेकंड, मतलब आपसे ये पूछा है कि वेलोसिटी 60 + 5 आ गई हमारे पास, तो जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, तो t को मैं 2 पुट कर सकती हूँ ना बच्चा यहाँ पे, राइट, यस मैम। ठीक है। यस मैम, तो हियर फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, कि मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो हमारी फोर्स होती है। अब बहुत सारी टर्म्स है यार, ऐसी कितनी बताऊं, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे और भी टर्म्स। अब मैं खाली टर्म्स लिख रही हूँ और उनके मतलब बता रही हूँ, सारी यूजुअली टाइम के साथ ही होती हैं। एक आप पढ़ोगे कि टाउ इज dl/dt, ठीक है, ये क्या हम बोला बाद में पढ़ेंगे। अभी हाँ आपने बता क्या रही हूँ, बोला? मैंने ये बोला टाउ इज dl/dt, ये जो टाउ होती है ये आपकी टॉर्क होती है, अभी हम इसके बारे में बहुत बाद में पढ़ेंगे। एल जो होता है हमारा दैट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। जैसा लीनियर के केस में हमने पढ़ा है फोर्स और मोमेंटम, वैसे ही जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो टाउ हमारी एक तरीके से फोर्स का रोटेशन वाला कंपोनेंट हो गया, और एल एंगुलर मोमेंटम हो गया, एल हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वैसे ही और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। पावर आप लोगों ने पढ़ी होगी, पावर क्या पढ़ा है आपने, dw/dt के फॉर्म में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कि वर्क डन कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना। तो पावर इज हाउ वर्क इज डन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क विद टाइम। करंट भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो I इज इक्वल टू dq/dt, है ना। पहले आपने q/t पढ़ा होगा, अब अगर करंट में भी जो
चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं बढ़िया, तो मैं पूछ सकती हूँ ना कि करंट क्या है, तो आप बोलोगे मैम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है कि हाउ इज चार्ज फ्लोइंग विद टाइम। इज दैट ओके गाइस? हाँ अच्छा मैम, जितने भी आपने करवाया इसमें सब में dt है डिनोमिनेटर में, हाँ तो ये हर कंडीशन में ये डिफरेंशिएशन की हर कंडीशन में t होता है, फिर चेंज होता रहता है नीचे का। जैसे ये फिजिक्स की में एप्लीकेशन हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है, फिजिक्स में हमारी जो भी एप्लीकेशन फिलहाल हो रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटीज है वो डिफाइंड इस तरीके से ऐसा, लेकिन हमेशा ऐसा कुछ नहीं कि एक चीज फिक्स हो गई, ठीक है। कोई अब जैसे मैथ्स में आप पढ़ोगे कभी dy बाई dx दे दिया, कभी dy बाई dt दे दिया, कभी dy बाई d थीटा दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, वो तो एक वेरिएबल है ना कि किस वेरिएबल पे आपका फंक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इज दिस ओके गाइस? आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। तो अब आगे चलती हूँ, अब एक और चीज बता देती हूँ कि इसकी एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होती है। इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और भी है, दैट यूजिंग डिफरेंशिएशन आप मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड कर सकते हो। मैक्सिमा एंड मिनिमा हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। आपकी स्क्रीन स्टॉप मेरी स्क्रीन पॉज्ड है, अभी आ जाएगी। इसको और ऐसे ही नोट डाउन कॉपी में कि हाँ मैम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने का सबसे पहले मतलब क्या होता है ये चीज समझो। सपोज आपके पास कोई ऐसे एक फंक्शन है, ठीक है, ये x है ये y है, अब इसमें कोई फंक्शन है मेरा जो कुछ इस तरीके से है, कैन यू गाइस सी दिस? यस मैम। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है इधर, ये मेरा एक तरीके से मैक्सिमा वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा मिनिमा पॉइंट है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। पैराबोला कि मतलब तो अपर हाँ, कट मैक्सिमा हाँ नीचे आ अपर वाला और नीचे वाला जो होता है, तो इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होता है कि ये जो टेंजेंट होती है, मैक्सिमा और मिनिमा बनते कब है, जब जो टेंजेंट होती है एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट का स्लोप हमारा 0 हो गया, राइट? कैन यू गाइस सी दिस? द टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन यही होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई कर्व हमारा मैक्सिमम या मिनिमम कब होएगा, तो वो कर्व फाइंड आउट करने के लिए आप बोलोगे कि टेंजेंट पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस पे, मतलब जो टेंजेंट का स्लोप है दैट विल बिकम 0, और टेंजेंट का स्लोप आपको पता ही है क्या होता है, dy बाई dx। तो dy बाई dx जहां पे भी आपका 0 होगा, इसका मतलब यही है कि हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। पक्का? हाँ हाँ। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे dy बाई dx आपका 0 होगा, वहां पे आपका मैक्सिमा और मिनिमा बनना ही है। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है या किस पॉइंट पे मिनिमा बन रहा है? कैन यू ट्राई टू गेस? सोचो, हाउ विल वी गेस? मैम आप बता दो मैम, दिमाग काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बच्चा। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ हाउ टू नो एट विच पॉइंट वी विल गेट मैक्सिमा और मिनिमा। तो बेटा उसके लिए हमें अब डबल डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। ये चीज निकालने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। इन केस ऑफ मैक्सिमा व्हाट हैपेंस इज, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैक्सिमा में अब क्या हो रहा है कि जब मैक्सिमम कंडीशन अचीव होगी उसके बाद मेरा कर्व अब नीचे गिर रहा है ना। मैक्सिमम कंडीशन जब अचीव हो जाएगी उसके बाद मेरा जो कर्व है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। सो व्हेन योर कर्व स्टार्ट्स टू डिक्रीज, व्हाट हैपेंस इज dy बाई dx तो 0 हो जाता है, और उसके बाद अगर आप d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालोगे, मतलब इसको जो dy बाई dx आएगा इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ये जो क्वांटिटी होती है ये लेस देन 0 आती है, मतलब ये जो क्वांटिटी होती है ये हमारे पास नेगेटिव आती है। और मिनिमा के केस में ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमा के केस में क्या होगा, मिनिमा के केस में क्या होगा, मिनिमा के केस में भी मैम dy बाई dx तो हमारा 0 होगा ही, वो तो ऑब्वियस है, वो तो हमारे पास गिवन है कि मैम dy बाई dx 0 है ही। बट इफ यू लुक एट मिनिमा नाउ, तो जब मिनिमम कंडीशन अचीव हो जाएगी कर्व की उसके बाद तो वो ऊपर ही जाएगा ना। मिनिमम कंडीशन अगर एक बार अचीव हो जाएगी कर्व की उसके बाद तो वो कर्व ऊपर ही जाएगा। तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है,
कि जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे उस फंक्शन की, डबल डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन कैलकुलेट करोगे, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इज दिस ओके गाइस? समझ में आया मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालने हैं किसी फंक्शन के? क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि क्या निकालना है। हाँ हाँ, अगर आपको दोनों मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए बोलेंगे तो दोनों भी निकाल सकते हो, वो भी मैं भी दिखा दूंगी। ठीक है, सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन आई, आपके पास अब x की 3 वैल्यूज आ गई, तो अब आपको ये बताना है dy/dx आपने 0 जब पुट किया तो आपके पास x की 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो अब आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सी मैक्सिमा है कौन सी मिनिमा है। फिर से डिफरेंशिएट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कहाँ पे आपकी मैक्सिमा आ रही है, कहाँ पे मिनिमा आ रही है। मैम इसका एक बार एग्जांपल दीजिए मैम। इसको चलो इसके ना 2 क्वेश्चंस है मेरे पास, इसको एक एक करके एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करवा देती हूँ। ठीक है, इसका एग्जांपल ही चाहिए तो इसका एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं सीधा। लेट मी पुट दैट क्वेश्चन अबव दिस वन। यार सबसे पहले इसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन सबको दिख रहा है? ठीक है, इसका हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए क्या देखा था? व्हाट डू वी हैव टू डू? मैम पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर मैम जो रिजल्टेंट होगा उसका भी करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले हमें क्या करना है? पुट dy/dx इज इक्वल टू 0 करना है ना, उससे हमें पता चल जाएगा 2x² माइनस 3 होगा ये। वेरी गुड। तो dy/dx की क्या वैल्यू आएगी? 3x² आ जाएगा ना बेटा? माइनस 3। वेरी गुड। सॉरी 3x² मैम। 3x² माइनस 3। ठीक है, हाँ उसको भी अभी हम फिर से करेंगे। सबसे पहले इसको 0 पुट कर दो। इसको जब 0 पुट करोगे तो x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी? मैम 1 and -1। वेरी गुड। तो इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आए हैं ना मेरे पास dy/dx को 0 पुट करके, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसपे आपका या तो फिर मैक्सिमा या मिनिमा बनी रहे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। -3 कैसे आया? बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दिया, जो y है ना हमारे पास x³ माइनस 3x को। यस मैम। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा ना? यस मैम। है ना, x³ में पावर रूल लगाओगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 3x²। और x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, तो -3। ठीक है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -1। इज दिस ओके गाइस? मैम स्क्रीन स्क्रीन रुक गई? यस मैम। अभी आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमने dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट किया, फिर हमारे पास जो भी इक्वेशन आई वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसपे dy/dx 0 आ रहा है। अब हमें पता है कि x हमारा +1 है या फिर -1 है, तो वहां पे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए 0 को कहां मल्टीप्लाई करा मैंने? 3x² से। 3x² को मैंने 0 से मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, मैंने dy/dx निकाला इस सिचुएशन में और उसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक तरीके से आ जाएगा 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना पार्की बेटा? और फिर ये इक्वेशन जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 3x² इज इक्वल टू 3, मतलब x² इज इक्वल टू 1। जब रूट लोगे तो x आपका +1 -1 दोनों हो सकता है ना बेटा? ठीक है बच्चों, अब हमारा सेकंड, अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? वी हैव टू इवैल्यूएट, वेरी गुड, वी हैव टू इवैल्यूएट डबल डिफरेंशिएशन इसका। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर हमारा लेस देन 0 हुआ तब हमारे पास मैक्सिमा आएगा, है ना, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारे पास मिनिमा आएगा। ओके ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि डबल डिफरेंशिएशन की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास? 6x है। ठीक है, 3 कॉमन लेके कर देंगे ना। हाँ वेरी गुड। तो हमारे पास एक तरीके से d² y/dx² कितना आ रहा है? 6x। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट बोथ द पॉइंट्स। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या आया था? x इज इक्वल टू -1, यस मैम। है ना, तो x इज इक्वल टू -1 पे d² y/dx² की क्या वैल्यू हो जाएगी? मैम -6। -6 सो Which दिस is इज maxima. लेस देन 0, सो दिस पॉइंट विल बी, मैक्सिमा। मैम मिनिमा। दिस पॉइंट विल बी मैक्सिमा बेटा। जब हमारे d² y/dx² की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमा होता है। और अगर मैं दूसरे सिचुएशन में देखूं तो अब मेरे पास दूसरा पॉइंट कौन सा था? एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 आया था ना? यस मैम। तो वहां पे ये d² y/dx² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6।
सो दिस पॉइंट विल बी मिनिमम। ओके, अब समझ में आ गए सारे स्टेप्स? उल्टा सीधा ना, मतलब मैक्सिमम मिनिमम, माइनस तो मैक्सिमम, प्लस तो मिनिमम। हाँ हाँ, उस उल्टा भी इसलिए चल रहा है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमा जो कर्व है, मैक्सिमा पहुंचने के बाद आपका जो कर्व है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, इस वजह से उसका डबल डिफरेंशिएशन 0 आता है। और मिनिमा जब पहुंचते हैं, तब जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, अब मिनिमा पहुंच के आपका कर्व इंक्रीज करेगा ना, ऊपर ही जाएगा, इसलिए उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से स्टेप्स देख लो। जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, हमने देख लिया कि एक बार डिफरेंशिएट करके जब मैं उसको 0 पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास जो वेरिएबल है x है, उसकी कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं कि इन पॉइंट्स पे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा ही बनेगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमा बन रहा है, हम क्या करते हैं, हम इवेल्युएट कर लेते हैं d2y/dx²। ठीक है, अगर ये जो वैल्यू आ रही है, इसमें हम x की वैल्यू जब पुट इन करते हैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है इट इज लेस देन 0, तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होता है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब वो पॉइंट मिनिमा का होता है। इज इट ओके गाइस? ये चीज समझ में आई? यस। सर यहाँ पर क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा दिया हुआ है, लोकल का क्या मीनिंग है? लोकल का ये मतलब है कि लोकल मैक्सिमा तब हम बोलते हैं कि जैसे अगर हमारा रिकरिंग वाला कर्व है, तो 0 के पास वाला बता दो सबसे। ठीक है, मतलब जो 0 के पास आपका सबसे बड़ा मैक्सिमा आएगा वो बता दो। ठीक है, एक बार लेट मी वेरीफाई। y की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें x की वैल्यू हम देखेंगे। एक सेकंड, लेट मी वेरीफाई इफ दैट इज व्हाट लोकल मैक्सिमा मींस, बिकॉज़ दैट इज व्हाट आई थिंक इट मींस कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। हाँ, मतलब सबसे जो बड़ा वाला मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है एक तरीके से, वो वाला हमें बता देना है कि व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा, व्हाट इज द लोकल मिनिमम। ठीक है, एक बार ये चीज मैं आपको वेरीफाई करके और बताऊंगी, क्योंकि एक लोकल मैक्सिमम होता है, एक ग्लोबल मैक्सिमा होता है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके मैम। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ Okay, में आया ma'am. स्टेप सबको कि क्या करा है, क्यों करा है? तो भी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको लोकल का मतलब बताऊं, मेरे को लग रहा है वो मैक्सिमम जिसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है बेटा, हमेशा नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। एक बार आई हैव टू सर्च मोर ऑन इट अबाउट हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस कि लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये दो टाइप के मैक्सिमास होते हैं। अभी फिलहाल हम समझेंगे कि कैसे हमने स्टेप्स करके निकाल दिया। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम, तो चलते हैं आगे। अब अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, तो ये इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसमें दे क्या रखा है, निकालना क्या है बताओ, इसमें? आप लोग मुझे बताओ कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है। अगर dy/dx करके इसकी मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डबल की वाली, तो दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी, तो प्लस में आएंगे तो मिनिमा ही तो निकलेगा ना दोनों से। मिनिमम मैक्सिमम का तो कुछ पॉइंट ही नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम तो निकालना ही नहीं। नहीं, मेरा दिमाग जितना चला मेरे को इतना पता है, मेरे को कुछ समझ नहीं है कि निकालना क्या है। चलो ट्राई टू बताओ इसमें क्या निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपको ये कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू x² - 5x + 4। आपको बोला गया कि इस केस में बता दो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा एट अ गिवन पॉइंट। जो आपको 5 4 पॉइंट गिवन है, वो भी आपको पॉइंट भी गिवन है, तो कैसे निकालेंगे बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, क्यों? वो तो मैक्सिमम मिनिमम, अच्छा वो तो उस पे होता है मैक्सिमम मिनिमम। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dx मैम dy/dx होता है ना, है ना, यही तो चीज पड़ी है अभी ये तक। फाइंड करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम पे पॉइंट या मिनिमम पे है, ये सिंपल है। ये आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना, आपको डायरेक्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx। क्या वैल्यू आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट की? dy/dx की क्या वैल्यू आएगी इधर? मैम 2x - 5। मैम 2x वेरी - गुड, 5। dy/dx की वैल्यू आ गई मैम हमारे पास 2x - 5। अब मुझे क्या बताना है कि व्हाट इज दिस वैल्यू एट पॉइंट। मैम स्क्रीन अच्छा रुक गई, एक सेकंड, अभी विजिबल है बेटा? ठीक है, अब मुझे क्या बताना है कि व्हाट इज दिस वैल्यू। अगर ये वाला मेरे पास पॉइंट है 2x - 5, सो क्या वैल्यू है एट द पॉइंट 5,4? तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? 5 और 3, 5 and 3, मतलब x की वैल्यू 5। बस। हाँ? तो अरे x की वैल्यू हमें 5 पुट कर दो ना। तो 5 आया ना। हाँ, तो 2 × 5 - 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। बस यही तो आंसर है। 4 नहीं पुट करना, 4 की कोई नीड ही नहीं है। ये क्यों रखा है? ठीक है, मतलब समझ में आया बेटा? पॉइंट तो आपको 5 4 y और x के टर्म्स में ही देंगे ना वो।
मतलब ये एक तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को मैं ग्राफ से समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना, मैम स्क्रीन। अरे यार मैं परेशान हो गई हूँ मेरी स्क्रीन से। मैम आई थिंक कि आपको अपना वाईफाई बदलना चाहिए। यार वाईफाई बहुत अच्छा, मैंने अभी चेंज करके न्यू लगवाया है, 5G लगवा लिया है अच्छा खासा, उससे फास्ट अब वाईफाई अवेलेबल नहीं है कोई, ठीक है। यस मैम, आपकी वॉइस और वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस स्क्रीन में होती है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, वॉइस और वीडियो में प्रॉब्लम नहीं, तो ये स्क्रीन की प्रॉब्लम गूगल मीट की वजह से एग्जिस्ट कर रही है या तो फिर। चलो अब मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ अब ये चीज देखो कि ये x² - 5x + 4 वाली जो कर्व है ना, स्विच टू 4G बेटा, उसमें तो दिक्कत आएगी, फिर इंटरनेट ढंग से नहीं चलेगा। अरे 4G की टावर ज्यादा है ना, दिक्कत कैसे आएगी? टावर कोई जिसके टावर वाला नहीं है, सब बर्बाद है सारा इंटरनेट। इसका ये कर्व बेटा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सपोज इसका ये कर्व इस तरीके से बन रहा है, ये जो y = x² - 5x + 4 आपको गिवन है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास ये एक पॉइंट है रैंडम, दिस पॉइंट इज 5,4, इस पे जो टेंजेंट बन रही है इसकी इक्वेशन बताओ। तो देख रहे हो आपने डिफरेंशिएशन को यूज करके कितना इजीली बता दिया कि इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ यू। ओह अच्छा, मतलब हमसे वो पॉइंट पूछा गया था। पॉइंट नहीं पूछा गया था, ये पॉइंट पे जो आपकी टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप क्या होगा ये पूछा गया। देखो मैं आपको ना एक सच बात बताता हूँ, मारने मत, पर मेरे को ना ये मेरा ये 5 गलत है, मेरे को इस बात से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे को dy/dx मेरे सारे सही आ रहे हैं अभी तक। हाँ नहीं, dy/dx तो सही आ रहा है, चलो मेजर चीज है, बट ये चीज सबको समझ में आई। लैपटॉप चेंज कर लीजिए, बच्चे तो ऐसे खर्चे बता रहे हैं मेरे को कि बस मैम अब ये सब चीजें चेंज कर लो। मैकबुक, अच्छा मैकबुक ले लें, हाँ ठीक है बेटा, बस यही बाकी रह गया जीवन में। मतलब मैकबुक लेने में दिक्कत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है वो, मतलब आई डोंट लाइक मैकबुक्स, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी है। हाँ ठीक है, बस अब लैपटॉप चेंज कर लूं, बस यही बाकी है। अभी नहीं कर रही मैं लैपटॉप चेंज, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे वो भी। अभी बताओ ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया सबको? अब आगे चले इंटीग्रेशन पे। यस मैम। यस मैम, ठीक है। तो चलो फिर इंटीग्रेशन पे आ जाओ। प्रीवियस स्लाइड क्यों देखनी है, बोलो प्रीवियस स्लाइड भी देख लो। इंटीग्रेशन बढ़िया है, डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया? 28 बच्चे हैं क्लास में, सबको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो फिर इंटीग्रेशन अगर मैं ना भी समझाऊं ना तब भी आप लोग समझ जाओगे। इंटीग्रेशन इज सिंपली द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ कि इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है दैट इट इज द रिवर्स ऑपरेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो हमने डिफरेंशिएशन में करा था उसका एग्जैक्ट उल्टा हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे, ठीक है। स्क्रीन लैग कर गई क्या? भी आ जाएगी, अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है। तो अब अगर सपोज आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है, सपोज f'(x) इज गिवन टू यू, सपोज f'(x) मतलब जो डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन का इज गिवन टू यू, then we can find the function itself। हम f of x फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। then we can find f of x using इंटीग्रेशन। तो अब इसका सिंबल वगैरह क्या होता है वो समझ लो, इसको हम लिखते कैसे हैं एक तरीके से वो भी आप लोग समझ लो। इसको हम ऐसे ही सांप के साइन से लिखते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो हमें फंक्शन गिवन है f'(x) with dx, it will come out to be equal to f of x plus some constant, ठीक है। इज दिस ओके? मतलब अगर आपको किसी फंक्शन का क्या बेटा, जो सांप से बना हुआ उसका कुछ नाम है, इसको सांप से इसको इंटीग्रल कहते हैं, वी कॉल दिस इंटीग्रल, ओके ठीक है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाती हूँ, एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ मेरे पास y है विच इज इक्वल टू 2x, तो क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि 2x हमारे पास कब आता है? जब हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं? मैम x³ x स्क्वायर को करने पे आता है ना, x स्क्वायर को करने पे आता है। तो अगर मैं है ना, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेट करके दिखाओ 2x dx को, तो आप मुझे बता दोगे मैम x² आंसर है। बट अब दिस इज नॉट इनफ। मतलब किसी भी डिफरेंशिएशन का रिवर्स फंक्शन होता है इंटीग्रेशन, किसी भी डिफरेंशिएशन का रिवर्स फंक्शन होता है इंटीग्रेशन। अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है तो इमेजिन कर लेना कि इसको इंटीग्रेट करने पे वो
ये जो भी इंटीग्रेट करने में मेरा आंसर आएगा, जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये y आ जाएगा। मैंने अपने ऐप के बराबर में स्टार्टिंग में क्या बनाया हुआ है? ये सांप, ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के बाद अब आपको एक कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। मैं ये कांस्टेंट क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस पाई है, या मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1000 है। अगर आप इन सबको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? मैम 2x 2x। सबका डेरिवेटिव सेम आएगा ना, ये Yes, सर ma'am. क्योंकि है ना। डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ, बट अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबका आंसर 2x आएगा। तो इसलिए जब हम इंटीग्रेट करते हैं हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं उसके साथ में, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आपकी 0 होती है। व्हेन वी डिफरेंशिएट, जब हम इन सबको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा। तो इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन के केस में हमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कि हाँ हमें कोई भी रैंडम कांस्टेंट ऐड करना है। इज दिस ओके? मतलब जैसे मान लेते हैं आपने एक्स स्क्वायर लिखा था तो कुछ भी लिखा होता जैसे 2x³ कुछ भी, तो उसके आगे प्लस में कोई रैंडम कांस्टेंट ही होगा, बस वो होगा क्यों, वो नहीं समझ आया। मैंने क्या बोला कि जैसे सपोज अगर आपके पास y इज इक्वल टू 2x है बेटा, है ना, तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि ये जो 2x है ये किसको डिफरेंशिएट करने पे आया, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेम भाषा में समझो कि इंटीग्रेशन का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, मतलब 2x आपके पास क्या चीज डिफरेंशिएट करने पे आया वो हमें समझना है। तो हमें पता है कि मैम एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है ना। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे 2x को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आना चाहिए। यहां तक अग्री कर रहे हो बेटा आप मेरे से, है ना। तो अब मैंने क्या बोला, लेकिन अगर आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट c अटैच करना होता है ना। यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मूला में भी कि मुझे एक कांस्टेंट c को अटैच करना पड़ रहा है अगर मैं किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करती हूँ तब। क्यों अटैच, कुछ लिखा नहीं है अभी मैंने कहा, अभी देख क्या ठीक है, क्यों अटैच करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल में देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो मेरे पास, खाली एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस पाई हो, एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट हो, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगी मेरे पास हमेशा 2x ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करती हूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट तो अटैच हो ही सकता है ना। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस c इज द जनरल इंटीग्रेशन ऑफ 2x। इज इट ओके गाइस? यस मैम। ठीक अच्छा, है। तो ये 2x dx ऐसे आ गया ना कि dy/dx इज इक्वल टू 2x होता है, तो आपने dx को उधर ले लिया। नहीं, इसको इस तरीके से समझो, अगर इंटीग्रेशन के सिंबल के बारे में आप बात कर रहे हो अब, तो बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल ही होता है ये इंटीग्रल। ठीक है, ये जो सांप जैसी मैंने ये चीज बनाई है ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, जिसको आप हर टाइम यूज करोगे अब जब भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके ब्रैकेट में एक फंक्शन होता है, जैसे हमने y के टर्म्स में लिखा था वैसे ही इसके ब्रैकेट में एक फंक्शन होता है, और किसके रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो वो होता है। ठीक है, तो इस सबको मैं लिख भी देती हूँ दैट दिस इज इंटीग्रल सिंबल, दिस इज इंटीग्रल का सिंबल, जो हमारा इंटीग्रल का सिंबल होता है ये वो होता है। ये जो dx है दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल विद विच, वहां पे भी dy/dx लिखा था ना, तो वैसे यहाँ पर भी dx है हमारे पास, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच फंक्शन इज टू बी इंटीग्रेटेड, जिसके रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इज दिस ओके? ठीक है, ये जो f ऑफ x होता है हमारा, दिस इज द फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, फंक्शन टू इंटीग्रेट। ठीक है, जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है ये f ऑफ x वो होता है, और इसको हम इंटीग्रेंड भी बोलते हैं। इंटीग्रेंड बड़ी हैवी भाषा है तो कुछ खास जरूरत नहीं है याद रखने की। और ये जो पूरा चीज होती है इसको हम बोलते हैं, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ये जो पूरी की पूरी चीज है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। मुझे मारना मत, पर आपकी स्क्रीन एक्सपोज हो गया है। हाँ कोई नहीं, तो मारेंगे क्यों, आप बता दो। अब आ गई मैम आ गई, एकदम आ गई। तो बेटा अब ये जो पूरा Yes, का ma'am, पूरा आ गई। चीज है हमारा, ये सांप के साथ जो मैंने लिख रखा है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ये चीज क्लियर हुई, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो।
अब एक दो एग्जांपल्स और दे दूं? यस मैम, एग्जांपल से समझ आ जाता है। यस मैम, दे दीजिए। चलो अब एग्जांपल ले लो। सपोज मेरे पास y है e रेज टू द पावर x पे, तो इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर dx, तो क्या बताओगे? EX+1 मैम, EX+1 ई की पावर एक्स ही होगी। e की पावर x ही होएगा प्लस कांस्टेंट, Plus वन नहीं, हाँ मुझे प्लस समझ नहीं आया। सी कर देंगे। अब इसको हमने प्लस कांस्टेंट क्यों किया, फिर से इस चीज को समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास सपोज e रेज टू द पावर x है, या फिर मेरे पास e रेज टू द पावर x प्लस 1 है। मैम ये कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना? कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना यार, क्योंकि कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट की तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाती है। ex की प्लस 100 है मेरे पास, तो इन सबको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे आंसर क्या आएगा? ई की पावर एक्स। है ना, सबको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x ही तो आएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग सबका डिफरेंशिएशन e की पावर x आएगा। तो इसलिए हम जब इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर एक कोई भी रैंडम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कि हमारे पास इसका e रेज टू दी पावर x, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है तो उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ तो e रेज टू दी पावर x प्लस c आएगा। c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैम मतलब हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं या फिर हमें प्लस सी करके ही मेंशन करना पड़ेगा हर बार? प्लस c करके ही मेंशन करना है। आप अपना इंटीग्रेशन में देखोगे भी कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे प्लस c करना जरूरी है। ओके मैम। ठीक है, वैसे ही अगर एक और एग्जांपल ले लो, अगर अब मैं आपको दे दूं y इज इक्वल टू 1/x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या करोगे? मैम रूट एक्स प्लस सी। 1x dx is equal to 1/x plus c। 1/x किसको डिफरेंशिएट करने पे आता है, याद करो? हम नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग Under के root टर्म्स में आता है ना। अंडर रूट एक्स कहाँ से आ गया? नेचुरल लॉग आता है ना, प्लस सी। अच्छा, मतलब इंटीग्रेशन को करने के लिए डिफरेंशिएशन के वो जो 10-12 डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले फॉर्मूलाज है वो याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, अपने आप को म्यूट कर लो सब बच्चे एक बार। अब आप यहाँ से इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर मैं ln x प्लस कोई भी कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो 1/x ही तो आएगा। तो सही है ना मेरा आंसर, मतलब ठीक है? मैम मुझे इसमें एक डाउट था। हाँ बताओ बेटा। मैम जैसे कि 1/x है, तो मैम 1/x को हम जैसे कि पावर वाली टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको उस तरीके नहीं कर सकते बेटा मैम? देखो, डिफरेंशिएशन में इस वाली चीज पे मैं आपके पास आती हूँ। जब हम इंटीग्रेशन में फॉर्मूला देखेंगे ना कि पावर वाला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला आपका x की पावर -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। x की पावर अगर आपकी -1 है तो उसका आंसर आपका इंटीग्रेट करने पे log ही आएगा। ठीक है, ये चीज हमने देखी है ना वहां पे कि अगर x की पावर -1 है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो x की पावर -1, तो हमारे पास डिफरेंशिएट करने पे आ ही नहीं सकती ना किसी चीज को भी। x की पावर अगर 0 होती है तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 आती है। तो आपके पास पावर रूल से कभी भी डिफरेंशिएट करने पे x की पावर -1 तो आ ही नहीं सकती ना बच्चा, ओके है मैम। ना। तो ये पावर रूल यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन में स्टडी करेंगे। बट अगर आपकी x की पावर -1 है तब हमेशा ln x ही आंसर आएगा। इज दिस ओके गाइस? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब ये सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले साइड बाय साइड देखो और इनको पढ़ो और बताओ कि क्या ये सही लग रहा है नहीं लग रहा है। सबसे पहला वाला फॉर्मूला है हमारा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है ना। सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो अगर हम 0 को इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा। सब इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, साइड बाय साइड लिखते रहो। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो इफ यू आर इंटीग्रेटिंग अ कांस्टेंट यू विल ऑब्टेन, सॉरी, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग 0 यू विल ऑब्टेन अ कांस्टेंट। अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हम kx को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास k आता है, राइट गाइस? अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो हमारे पास वो कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करूं तो आई विल गेट kx प्लस c। इज दिस ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अगला वाला देखो, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? cos x। sin x को डिफरेंशिएट, इसको इधर मूव कर देती हूँ ताकि आप बच्चों को भी अच्छे से दिख जाए, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे दूंगी 2-4। अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास cos x आता है। इसका मतलब है cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x आना चाहिए, यस मैम। है ना। sin x प्लस सम कांस्टेंट c ऑफ कोर्स। अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin x आता है। इसका मतलब है कि अगर हम माइनस sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x आएगा, cos x प्लस c।
ठीक है, यहाँ तक सब बच्चे कर पा रहे हैं डाइजेस्ट की हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट उल्टा कर रही हूँ। यस मैम, Yes, आ मैम रहा कर रहे समझ। हैं सर। ठीक है, अगर हमारे पास tan x होता है उसको डिफरेंशिएट करने पे secant स्क्वायर x आता है, मतलब अगर secant स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो tan x आएगा, tan x प्लस कांस्टेंट c, है ना। अगर हमारे पास Yes. secant x है, secant x को हम डिफरेंशिएट Yes. करते हैं तो क्या आता है? secant x tan x, मतलब secant x Secant tan x को, हाँ secant x tan x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे बेटा dx के टर्म्स में तो secant x आ जाएगा, Second है ना। सबके सामने देखो यहाँ पे Plus सब में constant. कांस्टेंट लगा हुआ है, सब में आपको कांस्टेंट लगाना ही है आर्बिट्ररी। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास cot x है, cot x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस को secant स्क्वायर x आता है, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस को secant स्क्वायर x को तो cot x आ जाएगा, है ना। बता रहे थे ना, किसका बेटा? इससे पहले वाली एक बार स्लाइड दिखा दो। हाँ देख लो, ठीक है, यही सेम चीज तो करी ना हमने यहाँ पे भी। वही जैसे ये बस उल्टे होते हैं, जैसे हाँ, डिफरेंशिएशन का उल्टा है बेसिकली, इधर का उधर पहुंच गया, उधर का इधर। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बता दूं जो ये नीचे ब्लू में यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आप सब नोट डाउन कर सकते हो। तो ब्लू में यही चीज लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं पावर रूल। जो पावर रूल डिफरेंशिएशन में था ना, यही पावर रूल आप इंटीग्रेशन में लिख सकते हो। ये पावर रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पावर रूल क्या है कि अगर आपके पास x की पावर n है, x की पावर n है और उसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले याद करो कि जब हमारे पास डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो भी पावर होती थी वो 1 से माइनस हो जाती थी, है ना। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम ये नीचे यस मैम। ये इंटीग्रल और x माइनस 1 है। नीचे, यस मैम, नीचे बिल्कुल हाँ नीचे। हाँ हाँ, वहां पे x माइनस 1 लिखा है, उसमें भी मैं आ रही हूँ बेटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x रेज टू n प्लस 1, और हम जब डिफरेंशिएट करते थे तो हम उसको n से मल्टीप्लाई भी करते थे, है ना। तो अगर यहाँ पर मैंने वो कांस्टेंट नहीं लगा रखा तो एक तरीके से मुझे इसको n प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट। नाउ दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n की पावर, जब n आपकी जो है दैट इज इक्वल टू -1, तब ये वाला जो चीज है ये हमारा एप्लीकेबल नहीं रहता। ठीक है, जब n इज इक्वल टू -1 होता है तब ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होती। अगर हमारे पास x की पावर -1 है तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? x की पावर -1 के केस में मैंने क्या बताया था? 1/x हो जाएगा, तो Negative. natural log ही 1/x हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड बेटा, 1/x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आ जाएगा आंसर मैम आपका आपने x की पावर n प्लस 1 से लिखा है। x की पावर n+1 इसलिए लिखा है, इसका एग्जांपल से समझो। मैम वो ठीक है, लेकिन डिवाइड में आपने n+1 क्यों किया? हम तो n मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 क्यों डाला है यहाँ पे नीचे साथ इससे भी में? समझो एग्जांपल से। अगर सपोज मुझे x क्यूब को इंटीग्रेट करना है, क्या आप मुझे बताओगे इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा? इस फॉर्मूले से बताओ। 3x²। नहीं, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। मैं बोल रही हूँ मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इस फॉर्मूले से बताओ क्या वैल्यू आएगी। मतलब मैम डिफरेंशिएशन तो पावर में कम होता ही नहीं x है। की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना, x की पावर 4/4 को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x क्यूब आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अब समझ में आया? अब समझ में आया n+1 से क्यों डिवाइड किया? अब Yes, आ sir. गया, ठीक है। है ना, जब हम वहां पे भी तो हम n से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ, नीचे वो इसके कट उसको जाए तो बस इसलिए आ गया। ना, उसको काउंटर करने के लिए। अब जैसे देखो, अगर मेरे पास सपोज यहाँ पर 5x की पावर 4 dx है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर कैसे करोगे आप? हम वो x5 हो जाएगा। अब x की पावर 4 को अगर इंटीग्रेट करेंगे प्लस अपॉन में 5, तो क्या हो जाएगा? ये x⁵ ही तो रह जाएगा इधर खाली। Yes मैम, x raised to 5। So this is also agreeing with what we know from differentiation. यस मैम। यस मैम। अब समझ में Yes, आया ma'am. ये n+1 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ताकि अगर x की पावर कुछ भी है हमारे पास, उसके साथ में हमें पता है डिफरेंशिएट करने पे एक कांस्टेंट भी तो आता है ना बाहर। तो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है x क्यूब को, तो इसलिए मुझे उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगी तो x क्यूब आ रहा है ना मेरे पास सीधा सीधा। समझ में आई चीज? यस मैम, आ गई। यस ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब जैसे ये 5x4 वाली चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कांस्टेंट भी है। तो इंटीग्रेशन में भी एक दो रूल्स यही होते हैं। सबसे पहला रूल यही है दैट इफ यू हैव अ कांस्टेंट c, इफ यू हैव अ
कांस्टेंट सी। स्क्रीन नहीं आ रही मैम आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही, एक आ रही सेकंड। है मैम। आ रही है Yes, बेटा, ma'am. आ रही है स्क्रीन। एक बार आप अपना इंटरनेट चेक करो फिर। ठीक है, अगर हमारे पास कांस्टेंट कोई है, ओके मैम। ठीक है बेटा, अगर कोई कांस्टेंट सी है और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, वो ब्रैकेट में हमारे पास c मल्टीप्लाइड है विद सम फंक्शन, c इज मल्टीप्लाइड विद सम फंक्शन ऑफ x dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट को बाहर ले लो। मैम अब अटक गई आपकी स्क्रीन। अब अटक गई, पहले आ रही थी। ठीक है, अभी आ जाएगी बेटा, अभी आ गई। यस मैम। ठीक है, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन भी नहीं करते थे क्या कि कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर लिख लेंगे और बाद में पूरी डिफरेंशिएशन करने के बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही सेम चीज आपको इंटीग्रेशन में भी करनी है। अगर आपका किसी कांस्टेंट से कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट, मतलब इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट को बाहर ले लो, उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर दो और फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। इज इट ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, दूसरा रूल वही है, सम या डिफरेंस रूल अगर है हमारे पास, सम रूल बोल लो। तो सम रूल में क्या यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अब कोई इंटीग्रल है, कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ, मैम आपको ये सब याद है? हाँ मैम कैसे, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? मैजिक मतलब मेरे पास देखो नोट्स अरे। भी हैं वैसे कि स्लाइड्स पे क्या क्या पढ़ाना है। मैम अपने टाइम की टॉपर थी मैम, 25-24 घंटे पढ़ती थी मैम ने, सभी की सबको अपने दिमाग में स्कैन कर रखा है। अच्छा देखो मैं बताती हूँ, मैम को देखो जैसे ना एक्सपीरियंस है मैम, बहुत आप टाइम से पढ़ा लोगों रही की, हैं, 8 हाँ साल हो आप लोगों की क्लास लेने से पहले ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है होमवर्क। आप लोग क्लास के बाद होमवर्क करते हो ना, हम जो टीचर्स होते हैं वो क्लास के पहले होमवर्क करते हैं। तो ये जो क्लास है इसके अंदर जितनी सारी स्लाइड्स हैं, उन सब स्लाइड्स पे मुझे क्या क्या आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, मैं पहले से उसके नोट्स बना के रख चुकी हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे चीजें याद रह रही हैं। अब समझ में आया? ओके ओके मैम, मतलब मैम। पहले जैसे पेपर से पहले रिवीजन करते हैं। हाँ, जैसे पेपर से पहले आप लोग रिवीजन करते हो कि पेपर में क्या लिखते हुए आना, मैं भी वही करती हूँ कि आपकी क्लास में आपको पढ़ाने से पहले मुझे क्या क्या पढ़ाना है वो सर्च करना पड़ेगा ना। बट लेकिन फिर एक चीज तो याद नहीं रहती ना हाँ, हर एक, तभी तो जैसे मैम, बच्चे ने वो आपको हर एक local- चीज याद रहती है। हाँ, मुझे हर एक चीज याद रहती है। जैसे बच्चे ने मेरे से लोकल मैक्सिमम वाला क्वेश्चन पूछा तो उसमें मुझे कंफ्यूजन थी, तो मैंने बोला गलत आंसर देने से के बजाय मैं अगली बार सर्च करके आऊंगी वो चीज, क्योंकि मैंने सोची नहीं थी वो वाली चीज। मैम बस अंतर इतना होता है, हम रिवीजन करके आते हैं तब भी हमारे 100% आना मुश्किल, रिवीजन करके आते हैं हाँ तो बस अब बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है फिर टीचर और बच्चों में। बच्चे भी ऐसे परफेक्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। अब देखो ना यार, आप ये चीज एक साल के लिए पढ़ोगे, फिर आप अगले साल ये चीज नहीं पढ़ोगे, हमें तो यही फिर से पढ़ाना है ना, तो हमें ऐसे प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाओ कि अगर दो दो फंक्शंस हमारे सम हो रहे होंगे तब कैसे करेंगे भाई, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। सम हो रहे हैं या डिफरेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां तक थोड़ा समझ में आया? बस इतना ही है, इसके बाद फिर क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्वेश्चंस ही यस मैम, सॉल्व आगे करेंगे। समझ। पक्का चले आगे? यस मैम। चलो, यही सारे ma'am. क्वेश्चंस देखे थे हमने, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस कल डिफरेंशिएशन में भी, कल या परसों जब भी डिफरेंशिएशन की क्लास थी। यस मैम। ठीक है, तो अब इन्हीं को हम इंटीग्रेशन में भी देख लेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या क्या आंसर आता है। सबसे पहले हमारे पास है y is equal to 8। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल वी गेट व्हेन वी इंटीग्रेट दिस? मैम 8x 8x उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस c। प्लस बिल्कुल कांस्टेंट। सही, बिल्कुल सही। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम पावर रूल यूज करते हैं, x रेज टू n dx की इंटीग्रेशन कितनी हो जाती है? मैम आपकी स्क्रीन अटक गई है। अबे यार, मैं तो परेशान हो गई हूँ ये स्क्रीन से। मैम x रेज टू द पावर 4/4। वेरी गुड, ये तो हमने चलो एग्जांपल में भी कर लिया कवर, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, गुड जॉब। ठीक है, तो ये हमने पावर रूल में देखा था कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, नाउ व्हाट एम आई हैविंग? आई एम हैविंग इंटीग्रल ऑफ 8 dx। मैम स्क्रीन अटक गई दोबारा। फिर से अटक गई क्या? यस मैम। एक सेकंड रुको फिर। 8 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपने आंसर तो सही बता ही दिया, गुड जॉब। अगला वाला नोट डाउन कर लो, 1/x की क्या होती है? ln मैम x नेचुरल लॉग की पावर 4। मैम नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। वेरी गुड, नेचुरल लॉग होती है। तो अब यहाँ पे देखो 8 dx का क्या हो जाएगा? 8 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, आपको इंटीग्रेट क्या करना है? 1 को, मतलब x की पावर 0 dx को इंटीग्रेट करना है। तो जब x की पावर 0 dx से डील करोगे तो x की पावर, फिर से अटक गई क्या? यस रुको मैम। फिर मैं एक बार अब 4G पे ही स्विच करती हूँ। नहीं ये तो एक बच्चे ने आइडिया दिया था
सुनो 4G पे स्विच करने की जरूरत नहीं है आपके ना आपके पे पीसी है, लैपटॉप है, लैपटॉप अगर पुराना हो तो ना उसके अंदर ना एक देखो एक वाईफाई कनेक्टिंग पोर्ट होता है, जैसे वाईफाई के राउटर में तार लगी होती है, ऑक्स केबल लगी होती है ना, वही ना चलो ये आप मुझे क्लास के बाद बताना ये वाली चीज। मैम शायद वो इथरनेट पोर्ट की बात कर रहा है। नहीं वो नहीं है मेरे में, मतलब मेरे घर में तो वाईफाई लगा हुआ है, कुछ इतना ऐसा कोई 500 पोर्ट रुपए का कुछ नहीं खरीद लगा लो ना। ना, 500 रुपए का उसी तो उसका उसको खरीदने से होगा क्या? वो आपका मैम जो इथरनेट केबल से नेट ज्यादा स्पीड में चलता है। ठीक है चलो फिर वो चीज मैं खरीद लूंगी। ठीक, मतलब भाई मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। यस मैम। ठीक है डन, चलो ये चीज खरीद लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इसका आंसर आ जाएगा 8x + c। यस मैम। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो वो भी सिंपल ही है। अब तो ये पावर रूल समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस ही हो जाएंगे ना मैम। अगला है x³ dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन प्लस c। So this will be x की पावर 4 अपॉन 4 + c. Is this okay? यस मैम। ठीक है, coming to the next part. Now we also know that इस सिचुएशन में जब x की पावर अगर हमारे पास -1 है, so if you integrate x की पावर -1 with respect to dx, what will you get? ln x. मैम नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया बेटा, राइट? यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जब आप y = 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? What will we get guys when we integrate y = 1/x? log x। वेरी गुड, हमारे पास ln x हमारा आंसर आ गया प्लस c। अब इसका बताओ 1/x स्क्वायर है तब क्या आएगा? ट्राई टू कैलकुलेट दिस वन। यस मैम। शायद -2x + c। नहीं, फिर से करो बेटा, फिर से करो, सॉल्व करने की कोशिश। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, x की पावर -2 dx है ना मैम x की पावर -3 अपॉन -3। फिर से सोचो। हम 3/x3। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है? मैम x की पावर -1 अपॉन -1 + c। वेरी गुड, यही आंसर आएगा। x की जो पावर है उसमें 1 प्लस करना है और इससे ही डिवाइड कर देना है -2 + 1 से, है ना? यही तो करा है हमने पावर रूल में कि x की जो भी पावर है उसके अंदर +1 कर दो और उस जो भी हमारे पास पावर +1 आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। यस मैम। ठीक है, तो अब आंसर करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर -1 अपॉन -1 + c, मतलब दिस इज इक्वल टू -1/x + c। ओके। ठीक है, इसको आप जरूरी है मैम? क्या बेटा? जैसे -1/x। हाँ तो क्या x की पावर -1 है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ ना, वो इजी होता है आपके लिए इमेजिन करना। अच्छा ठीक है। ठीक है, अगर x की नेगेटिव पावर आती है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया करो। ऑप्शंस भी आपको यूजुअली वैसे ही मिलेंगे। इज दिस ओके? आगे चले? यस मैम। चलो, अब ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? में √x + 2x² तो अलग अलग करेंगे सम रूल जैसे। करो, अलग अलग करके बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसका आंसर क्या आएगा फाइनल, ये बता दो सॉल्व करके। जैसे डिफरेंशिएशन में तो हम बहुत डेप्थ में गए थे, इंटीग्रेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आप देखोगे कि खत्म भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें ना बहुत ज्यादा अंदर जाके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के नहीं करने, वो आप 12th में करोगे। अभी हमें बेसिक आइडिया लेना है। ये जो पावर रूल हमने पढ़ा ये सबसे ज्यादा काम में आएगा आपके, इसके अलावा ज्यादा चीजें काम में नहीं आएंगी। ठीक है, फर्स्ट वाला कैलकुलेट करके देखो बेटा क्या आंसर आ रहा है। हम x की पावर 3/2 + 2x³ 3 + 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब हमारे पास यहाँ पर एक तरीके से दो इंटीग्रल है। फर्स्ट इंटीग्रल इज x की पावर ½ dx प्लस सेकेंड इंटीग्रल इज 2 बाहर आ गया, x की पावर 2 dx। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, x की पावर ½ + 1 मतलब x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अबे फिर कोई फायदा नहीं हुआ 4G में चेंज करने का, 5G ज्यादा फास्ट था मेरा। यस मैम। 4G में तो अटक के आ रही है, बार बार ही अटक जाता है।
फिर 5G पे फिर से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप सेकंड टर्म को सॉल्व करो। बार बार चेंज मत करो वरना नेट आपका काफी लैग करेगा। ठीक है, चलो अभी आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है सबको अच्छे से? यस मैम। ठीक है, सो नाउ इफ वी सॉल्व इट फर्दर देन व्हाट विल आई गेट? अब ये अगली टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? मैम यार 2x मैम cubed 2x क्यूब by अपॉन 3। 3। यार ये तो सिंपल है ना, फिर इंटीग्रेशन ज्यादा सिंपल है, डिफरेंशिएशन ज्यादा सिंपल है। यस मैम। मैम ये इंटीग्रेशन दो मतलब दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे कोई हैं, बुरा दोनों नहीं। टॉपिक्स अच्छे लगे मैम हमें। हम किसी में कोई वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं उसको, पार्शियलिटी। यस मैम। मैं गंदा आदमी मैं डिफरेंशिएशन के साथ करूंगा जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो अभी यहाँ तक समझ में आया। अभी अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? मैम आप बताओ आंसर क्या होगा, हम मैम टैली 3/2 करेंगे। जो है, जो अपॉन में 3/2 है, इसको 2 वाले 2 को ऊपर लेके जाएंगे या नहीं, ऐसे ही छोड़ दे? ले जाओ। तो मतलब 2x की पावर 3/2/3। नहीं, ये हाँ 2x की पावर 3/2/3 आंसर आता है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, x से तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देती हूँ। तो अब कर लोगे अगर x से तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया तो? यस मैम। है ना? अब तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। क्या आंसर आ मैम गया? आंसर होगा 2x³ by 3 प्लस log n x। वेरी गुड। x² - 1 + 1/x। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है ना, राइट गाइस? यस मैम। तो कर दो फिर इंटीग्रेट। मैम कर दिया। क्या आंसर आया? x की पावर 3/3 हम्म, प्लस ln x प्लस c। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो अब इसको देखते हैं। 1dx है, -1 भी तो आएगा ना? मैम यस स्क्रीन मैम। मैम x की -1 पावर 3/3 प्लस वेरी गुड, नेचुरल log x। वेरी गुड। ठीक है, 3 टर्म्स आएंगी देखो बेटा सबकी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x² को इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 आ जाएगा, राइट बच्चों? उसके बाद Yes, -1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट है हमारे पास, उसको इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, तो -x, और 1/x को करेंगे तो ln x आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा बेटा +c। इज दिस ओके? यस मैम। मैम -1 को इंटीग्रेट करने पे -x कैसे आया? ठीक है बेटा, -1 को इंटीग्रेट करने पे x इसलिए आया क्योंकि -1 को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? x की पावर 0 यस मैम। है ना, -x की पावर 0, तो x की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो 0 + 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा ना, ओके है मैम। ना? तो अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उस कांस्टेंट को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास x ही आएगा, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है बेटा, ये तो पढ़ा भी है ना हमने पिछले जब डिफरेंशिएशन पढ़ी थी कि कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x को अगर डिफरेंशिएट करना है तो खाली कांस्टेंट आ जाता है। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, चलो अब थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल और करते हैं सॉल्व। इनको एक एक करके करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 फॉर्मूलाज जो आप लोगों को याद रखने हैं, वो क्या याद रखने हैं? अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? sin x, मैम साइन एक्स। यस मैम। साइन एक्स। है ना? अगर आप cos x को इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्टली हमारे पास sin x आ जाएगा। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को बच्चों। ठीक है, मैम sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x आएगा हमारे पास। हाँ sin x को, cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो -sin x आता है ना बच्चा। मैम Yes, तो ma'am. यहाँ तो साइन एक्स है ना। हाँ, यहाँ पे तो sin x है, ये तो हमारा सही आ गया कि जब sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आता है हमारे पास। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब अगर Yes, हम ma'am. sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए? माइनस cos x। माइनस cos x। -cos x + c। ठीक है, अगर आप cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x आएगा, sin x को इंटीग्रेट करोगे तो -cos x आएगा, क्योंकि -cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तब sin x आएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे ही आंसर x - cos x + c हो जाएगा। वाह, बिल्कुल सही। ठीक है, e⁻dx को करोगे तो e⁻x + c आएगा आपके पास। एंड इफ यू आर इंटीग्रेटिंग एनीथिंग एल्स हियर, नहीं इतना ही है। चलो सॉर्टेड है। तो अब आ जाएंगे आंसर इन सबके भी। सिंपल हो गया अब तो। सबसे पहले वाले का क्या आंसर आएगा बेटा? मैम माइनस cos x माइनस + cos c। x + c।
वेरी गुड। तो हमारे पास है यहाँ पर एक 8 है, एक कंफ्यूजन थी हाँ बेटा मैम, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते हैं तो कांस्टेंट, जैसे कोई कांस्टेंट है 8 है या कुछ नंबर है तो उसमें तो 0 होता था, हाँ और यहाँ पे मतलब कुछ है तो x हो रहा है। तो क्योंकि ऐसा अगर आप सपोज आपके पास 8x है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 8। 8 आ रहा है ना, तो अगर आप 8 को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास 8x आना चाहिए ना बेटा। अच्छा यस मैम, यस मैम। ये उल्टा है ना डिफरेंशिएशन का। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 8x sin x को इंटीग्रेट करते हैं तो आता है माइनस cos x, है ना। तो 8x minus cos x plus c is the answer. Is it okay guys? Is this simple? यस मैम। तीन अटक गई है, फिर से अब आ गई होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ज्यादा सिंपल लगा या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन मैम, डिफरेंशिएशन मैम। इंटीग्रेशन। ठीक है, जिनको इंटीग्रेशन इजी लग रहा है उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है। डिफरेंशिएशन अगर समझ नहीं आता तो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता। नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन आने डिफरेंशिएशन नहीं है मैम, डिफरेंशिएशन आ गया है। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, डिफरेंशिएशन आ गया इसलिए इंटीग्रेशन इतना इजी लग रहा है। नहीं, मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को ना उल्टा काम करना पड़ा तो वो मेरा सर दर्द हाँ। कर रहा है। कुछ नहीं, कर लो सब, समझनी जरूरी है चीज। अगले वाले का बताओ आंसर क्या आएगा अब? मैम आप बताओ, मैम मैं x पावर पावर 4 4 अपॉन में 4 प्लस sin x प्लस c। ये तो सब्जी बाजार बन गया। वेरी गुड। सब लोगों ने बिल्कुल बेटा, प्रीवियस स्लाइड में तो खाली क्वेश्चंस है कंचन बच्चा। x की पावर 4/4 प्लस sin x प्लस c। x की पावर 4/4 प्लस sin x, नहीं यहाँ पे माइनस sin x ही रहेगा बेटा। मैम क्यों माइनस cos x है तो जैसे cos x का माइनस sin x तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यस मैम, प्लस sin x हो जाएगा ना। नहीं, cos x की इंटीग्रेशन देखो ना क्या होती है। मैम माइनस x ही cos x की sin x होती है, माइनस sin x सॉरी होती ठीक है। है ठीक है। वो डिफरेंशिएशन होती है, वही कंफ्यूजन है, वहां कंफ्यूज नहीं होना हमें। cos x की sin x होती है, यहाँ पे बच्चे यहाँ sin पे x बहुत की माइनस confused cos है। x होती है sin x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos x आएगा ना। इंटीग्रेशन में। हाँ, और cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x आएगा। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ठीक है, तो ये चीज समझ के रखनी है हमें। तो यहाँ पर भी बेटा आपके पास x³ माइनस cos x है। ठीक है, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल हियर, x³ माइनस cos x को हमें इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 4/4 माइनस cos x का माइनस sin x हो जाएगा, क्योंकि cos x की डिफरेंशिएशन sin x होती है, प्लस c। इज दिस ओके? वेरी गुड, आर्यन बेटे ने बिल्कुल सही बोला, बस कांस्टेंट मिस नहीं करना है। कांस्टेंट इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन में। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। मैम अगर हम किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, मार्क्स कट जाएंगे स्कूल में, तो आधा 1 मार्क काट लेंगे वो तुम्हारा। ठीक है, फिर मेरे पास मत आना कि मैम मार्क्स कट गए, मैम ये क्या हो गया, मैम क्यों कटे। टीचर को मार्क्स काटने होगा तो अगर हमने cos x के x को भी अच्छे से नहीं बनाओगे तो वो कह देगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं वो तो देखो सही है, बट वैसे देखो ये आपका इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आइडियली आएगा 12th में, तब आपके ये कांस्टेंट लिखना जरूरी होता है। अभी हम एक और टाइप की इंटीग्रेशन देखेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे, उसमें ये कांस्टेंट हमें नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी वो डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो हमारे ज्यादा काम आएगी एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। बट ये सी लिखना, अगर ये वाला जो होता है ना, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम आगे डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस मैं बता दूंगी। अब ये वाले का बताओ पहले, इसका आंसर क्या आएगा? sin x माइनस cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin x माइनस cos x प्लस c। माइनस cos x माइनस sin x sin x माइनस cos x प्लस c। sin मैम x माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। माइनस cos x माइनस sin x प्लस c। वेरी गुड। चलो सारे के सारे साइड्स आ गए हैं मेरे पास कि साइन का पॉजिटिव होना है, cos का नेगेटिव होना है। अच्छा, साइन की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? माइनस cos x आएगा ना। यस मैम। है ना, तो पहली टर्म तो मेरी हो गई माइनस cos x। माइनस sin x प्लस c। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी sin x को इंटीग्रेट करने पे, एक सेकंड मेरी स्क्रीन फिर से रुक रही है मुझे लग रहा है। sin x को इंटीग्रेशन करने पे जो टर्म आएगी दैट विल बी माइनस cos x, और cos x को इंटीग्रेट करके sin x आता है तो माइनस sin x। यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती है वो खाली नेगेटिव पॉजिटिव साइन में रहती है, तो ये वाली चीज याद रखनी है सबको कि डिफरेंशिएशन में sin x का cos x आता है और डिफरेंशिएशन में cos x का साइन माइनस sin x आएगा। इंटीग्रेशन में
अगर आपके पास cos x है उसको इंटीग्रेट करो तो sin x आएगा, है ना। अगर हमारे पास sin x है उसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos x आएगा। ठीक है, वेरी गुड आर्यन बेटा। अब अगले वाले का आंसर और बता दो क्या है। e की पावर x माइनस cos x प्लस c। वेरी गुड, ये तो सिंपल है। e की पावर x प्लस sin x को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो माइनस माइनस cos cos x x हो जाएगा। प्लस e की पावर x एज इट इज रहेगा और sin x का हमारा माइनस cos x हो जाएगा प्लस c। इज दिस ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये वाले हमारे सारे सिंपल इंटीग्रल्स हैं। यूजुअली फिजिक्स में आपको यही सारे काम आएंगे, इनसे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। एक मेथड है हमारा इंपॉर्टेंट, वो मैं मेथड आपके साथ अब डील करने वाली हूँ। तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सारे मेथड्स आप लोग पढ़ोगे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज जस्ट वन ऑफ दोज मेथड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को अभी एक एग्जांपल करवाऊंगी कि सपोज हमारे पास है इंटीग्रेशन, हमें किसकी करनी है, cos x स्क्वायर 2x dx, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है। तो कैन यू गाइस थिंक कि कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, सपोज मेरे पास इस तरीके का है जहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है, या फिर सपोज अब एक और एग्जांपल जो मैं आज की क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, दैट एग्जांपल इज कि इंटीग्रल मुझे करना है किसका, 1 प्लस मैम एक्स पहले स्क्वायर। cos को कर लेंगे फिर x स्क्वायर को और फिर 2x को, ऐसा? वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते बच्चा, ओके वो वाली डील यहाँ पे नहीं लगेगी। सपोज हमारे पास इस तरीके का फंक्शन, आप करके देखो, उससे जो आपका जो भी अब रैंडम फंक्शन तो आ जाएगा, उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली चीज आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, अगर इस तरीके के फंक्शंस होते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करूंगी कि मैं ये जो एक्स स्क्वायर वाली पूरी की पूरी चीज है, इसको बोल दूंगी कि दिस इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन u, एंड दिस एंटायर थिंग वी विल सी दैट इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू du। तो ये जो इंटीग्रल है ये मेरा क्या बन गया, cos u du। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, cos को तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना, यस मैम, sin u du। sin u du आ जाएगा, मतलब u था x स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, sin x स्क्वायर, यस मैम। है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं ये पूरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को u पुट कर दूं, तो ये वाला जो पूरा है ये मेरे पास du आ जाएगा। तो जब मैं इसको भी इंटीग्रेट करूंगी तो एक तरीके से मेरे पास इंटीग्रेशन में क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ u du। इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो आप। यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि पिछले केस में जब हम चेन रूल पढ़ रहे थे, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर दूसरा फंक्शन है ना, तो इस तरीके की सिचुएशन को अगर हमें इंटीग्रेट करना होता है तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। ओके, इज दिस ओके? मैम ये वाला मेथड एक बार बता दीजिए मैम मुझे। ठीक है बेटा, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो भी हमारे पास अंदर फंक्शन है उसको हम एक नया फंक्शन की तरह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इसको चलो एग्जांपल से ही समझाती हूँ। इस वाले एग्जांपल को ही पहले कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, लेट मी से दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू वन फंक्शन, x स्क्वायर इज इक्वल टू u। ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को बच्चा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू u है मेरे पास। प्रीवियस स्लाइड देख लो पहले, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बेटा पार्की? देख लो, जिस बच्चे को नोट डाउन करना है वो यूज कर लो, अपना नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें भी। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमें अभी थोड़ा कम काम आएगा, ये हमें 12th में काम आएगा ज्यादा, ठीक है, पता होना चाहिए। 12th में अभी जो मैं 12th के बच्चों की क्लास ले रही हूँ उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमें यूज आ रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो यहाँ पर अगर मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू u लिख देती हूँ, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी du अपॉन dx? du अपॉन dx क्या हो जाएगा बेटा? अग्री कर रहे हो? x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने u लिख दिया तो du अपॉन dx 2x ही तो हो जाएगा ना। सो व्हाट इज दिस टेलिंग मी, दैट du will be equal to 2x dx।
अब आप देख सकते हो कि मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये जो 2x dx वाली टर्म है ये मेरी du के इक्वल हो गई, और ये जो x स्क्वायर है ये u के इक्वल हो गया। तो एक तरीके से मेरा जो इंटीग्रल है वो मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ cos u du। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, साइन यू डी यू। साइन यू ड्यू नहीं आएगा ना, वहां पे खाली साइन यू आ जाएगा, साइन यू प्लस कॉन्स्टेंट, और हमने u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी x स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या हो गया, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस सी। करना, साइन x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, आ रहा है ये आंसर, साइन x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके चेक कर लो कि cos x स्क्वायर इंटू 2x आ रहा है नहीं आ रहा। चेन रूल लगाओगे हाँ मैम ना, आ रहा है। चेन रूल Yes, लगाते हैं ma'am, तो आ रहा यही तो होता है, ठीक है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा, कि आपने अपने ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग। जैसे एक्स स्क्वायर को अगर मैंने कोई अलग फंक्शन ले लिया मेरा, तो ये जो 2x dx वाली टर्म है ये भी मेरी हट गई, और मेरे पास बहुत सिंपल इंटीग्रल आ गया जिसकी वैल्यू मुझे पता है। हटी क्यों वैसे? क्या बेटा? ये हटी क्यों? बेटा ये इसलिए हटी क्योंकि हमने देखा कि du अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, है ना, Yes, तो ma'am. du की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x dx। यस मैम। तो ये जो 2x dx है ये du के बराबर हो गया ना बेटा। तो ड्यू पे सी लिख दिया हमने, मतलब जो नीचे जैसे cos u du है तो आपने sin u प्लस c लिखा, तो du भी तो आना चाहिए मैम। उसको इंटीग्रेट कर दिया ना बच्चा हमने, du कोई कांस्टेंट थोड़ी है, du का मतलब है कि अच्छा, पहले अच्छा, हम अच्छा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हम इसी सेम फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने, अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, कोई नया फंक्शन आपके पास आ गया, वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है उसको अज्यूम कर लो, du की वैल्यू क्या आ रही है वो वहां पे पुट इन कर दो, और आपके पास एक नया इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दिखा दूं, यहाँ वाला एग्जांपल देखो। अब इसके अंदर भी मैं सेम चीज करूंगी, लेट 1 plus x square be equal to u. So now can you tell me what will be du upon dx? du upon dx क्या हो जाएगा बेटा? मैम ये 2x हो जाएगा ड्यू अपॉन dx। बिल्कुल सही, ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही आ गया that du है ना, du upon, अच्छा स्क्रीन पॉज है, एक सेकंड बेटा, बच्चों म्यूट कर लो अपने आप को, मेरे को एको सुनाई दे रही है मेरी आवाज की। यस मैम, हो गया ठीक है। ठीक है, तो du की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2x dx। 2x dx। वेरी गुड। तो अब आई कैन डू द सेम सब्स्टिट्यूशन हियर, ये जो पूरी टर्म है ये du हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी u raised to the power half। तो नाउ माय इंटीग्रल इज बिकमिंग वेरी सिंपल अगेन। अब मुझे क्या इंटीग्रल करना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर हाफ dx। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस गाइस? रूट u। अच्छा, रूट u du, सॉरी नॉट dx। इसका क्या आंसर होएगा बेटा? रूट u 2x dx। नहीं, रूट u प्लस c। नहीं, ये रूट तो ये तो अंदर ही है, u की पावर का क्या करना पड़ेगा, पावर रूल लगाएंगे ना, u की पावर Yes, हाफ ma'am. प्लस 1। यस मैम, u की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2। वेरी गुड। तो एक तरीके से मेरा इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो गया, u की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। अब यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना मैं, यस मैम। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। इसको कैलकुलेट करके देखना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आ रहा है नहीं आ रहा ये इंटीग्रल। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये इंटीग्रल आएगा जो ऊपर गिवन है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 2x आएगा ना। इसकी इंटीग्रेशन तो दिख ही रही है, 3/2 बाहर आएगा, दोनों कट जाएंगे, बच क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और जब एक्स स्क्वायर को करोगे तो 2x आएगा, तो आ गया ना इससे डायरेक्टली ये आंसर। ठीक है, वहां पे हमने चेन रूल लगाया था, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। इज दिस ओके गाइस?
Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का ग्राफिकल, हमने डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब समझा था। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, ये चीज आप थोड़ी समझने की कोशिश करो। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कर्व है। इंटीग्रेशन में हमारा पर्पस क्या है कि वी हैव टू डिटरमिन द एरिया अंडर दिस कर्व। वी हैव टू डिटरमिन द एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, तो अब आप लोग ही इमेजिन करो, अगर मैं एरिया अंडर दिस कर्व इमेजिन करती हूँ, अगर मुझे एरिया निकालना है इसका, तो इस कर्व को कैसे कर सकते हैं, एरिया कैसे निकालूं, बताओ? मैम इसमें कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल प्लस स्क्वायर का हम इसमें एरिया लेंगे। कुछ इस तरीके से बोल रहे हो बेटा? यस मैम। तो बहुत सारा एरिया वेस्ट हो गया ना, इधर इतना सारा एरर आ गया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट इतना सारा एरर आ गया हमारे पास, है ना। अगर मुझे इस तरीके को और फाइन करना है, मैं क्या बोलूंगी आप बच्चों को कि बेटा इस तरीके से रेक्टेंगल बना लो। ये दिख रहा है ये रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ पर एक और रेक्टेंगल बना लिया। मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, स्क्रीन रुक गई है, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बेटा, ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं? यस मैम, पर इसमें भी तो एरर आएगा, इसमें भी तो बचेगा। हाँ, बट इसमें भी एरर आ रहा है, ऊपर ट्रायंगल्स है। इसमें भी ये बहुत सारा एरर आ रहा है। बट इसी तरीके से तो हम एरिया निकाल सकते हैं, और कोई तरीका बेटर है? अब ये जो एरर है ये कम कैसे होएगा, ये बताओ? मैम जो ट्रायंगल बन रहे हैं उसका एरिया प्लस कर देंगे। ट्राइंगल बन रहा है? ट्राइंगल कहाँ बन रहा है इधर? कोई भी रैंडम कर्व हो सकता है ये। अगर अब मुझे इसको एरिया को और बेटर करना है, तो ये रेक्टेंगल को छोटा नहीं कर दूं? अगर मुझे ये एस्टिमेशन अपनी बेटर करनी है, इसको हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं। यस मैम, और छोटा हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है Yes, कि एरिया ma'am. कितना मिनिमाइज हो रहा है, अब इसमें जो एरर है। मैम दिख भी नहीं रहा कि अब है कि नहीं। हाँ, अब तो एरर दिख भी नहीं रहा ना बेटा। ये होती है इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। कि हमने अब इंटीग्रेशन में क्या किया है कि पहले हमारे पास बहुत बड़े बड़े रेक्टेंगल्स थे, अब हमने जो रेक्टेंगल्स हैं उनको इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया है और उनके ऊपर हम सम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स आपका डीएक्स में चेंज हो जाता है, राइट गाइस? यस राइट। वैसे ही जो समेशन होती है, समेशन का फंक्शन भी तो देखा है ना आप लोगों ने, दैट चेंजेस टू इंटीग्रेशन। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है, दो चार मतलब जितनी भी आपके पास चीजें उनका सम करना। तो ये जो समेशन है ये हमारा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, अगर हमारे पास बहुत छोटे छोटे फंक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं तब। समझ में आई थोड़ी सी चीज? यस मैम। यस मैम। पक्का? ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अगर एरिया के नीचे हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, तो वो जैसे जैसे हम फंक्शंस को मिनिमाइज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा मामला बेटर हुए जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं तो उनको आप ऐड करोगे तब तो बहुत इजी है कि हाँ हमने ऐड कर लिया। अगर हमने इनफाइनाइटली स्मॉल में डिवाइड कर दिया इनको और फिर हम सम कर रहे हैं तो वो हमारा इंटीग्रेशन होता है। इज इट ओके गाइस? इंटीग्रेशन का थोड़ा मतलब समझ में आया? ग्राफिकल क्या होता है, इसको इजी है समझना डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में। चलूं आगे? यस मैम। चलो, अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करनी है हमें। तो बेटा इंटीग्रेशन जो होती है ना वो आपकी दो टाइप की होती है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। अभी तक जो हम करते आए हैं डेफिनेट। क्या बेटा? मैम इंडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। एक हमारे पास होती है डेफिनेट, एक हमारे पास होती है इनडेफिनेट। तो अभी तक जो हमने करी है वो इनडेफिनेट है, डेफिनेट भी सेम ही है, बस उसके अंदर हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है इनडेफिनेट, एक होती है हमारे पास डेफिनेट। तो इनडेफिनेट के केस में तो अभी हम करते आए ही हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन है सिंपल किसी भी फंक्शन की, है ना। डेफिनेट में हमारे पास बेटा लिमिट लग जाती है, कुछ ए से लेकर बी तक आपको डिटरमिन करना होता है कि इसके बीच में बताओ कि हमारी डिफरेंशिएशन क्या है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर नो लिमिट है, यहाँ पे आपकी कोई लिमिट नहीं आती, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट आती है।
मैम बी और ए मैम लिमिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लिमिटेड है? हाँ, डेफिनेट में हमारी एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट आती है, उसका मतलब भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी अभी, बट कुछ अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास आ जाती है। तो ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, यहाँ पे आपको कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट इज एडेड, यहाँ पे आपको कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे आपका कोई कांस्टेंट की टर्म नहीं आती। दैट इज व्हाई फिजिक्स में हमारे सबसे ज्यादा काम डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगी, क्योंकि हम कांस्टेंट की टर्म अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल हम समझ चुके हैं, अब डेफिनेट इंटीग्रल हम समझ लेते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल ना बेसिकली हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। अब 2x को मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ तो x² + 1 भी हो सकता है, x² + 2 भी हो सकता है, x² + 3 भी हो सकता है, x² + 50,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी बस, यू विल जस्ट गेट वन सिंगल वैल्यू एंड यू विल बी डन। दैट इज व्हाई डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी यूजफुल फॉर अस। इनडेफिनेट इंटीग्रल इतना काम नहीं आएगा जितना डेफिनेट इंटीग्रल काम है। चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये चीज समझ लो। तो जो हमने इनडेफिनेट में सीखा था वो सेम ही चीज है, बस यहाँ पर a से लेकर b तक की लिमिट लग गई है। ठीक है, a से लेकर b तक की लिमिट आपकी लग गई है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो a है, जो ये इंटीग्रल के नीचे लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, और ये जो b है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इंटीग्रेशन में जब आप यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो। अब इनका फायदा क्या है, जैसे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेट किया वैसे ही आप यहाँ पे भी इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, जैसे आपका कुछ इंटीग्रेशन आ गया उसको आप लिख दोगे, कुछ मेरे पास नया फंक्शन आ गया g(x), अब मुझे इस पे लिमिट लगानी है a से लेकर b तक। यहाँ पे आपको कांस्टेंट लिखने की सबसे पहले जरूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ पे लिमिट लगानी है a से लेकर b तक। तो जो भी मेरे पास फंक्शन आया है उसमें मैं पहले b पुट कर दूंगी। जैसे सपोज x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, और ये जो लोअर लिमिट वाला पार्ट है वो भी मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, इसको एग्जांपल देके और अच्छे से समझेंगे। मैंने क्या बोला बेटा, इंटीग्रेशन जैसे अपने डेफिनेट इनडेफिनेट वाले केस में करिए इंटीग्रेशन, तो हमें समझ में आ गई ना, है ना। इंटीग्रेशन करके जो हमने फाइनल आंसर निकाला है वो आप यहाँ पे भी निकाल दोगे, वहां पे इसमें कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो आपने फाइनल आंसर निकाला है उस पर लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाने का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो ऊपर वाली लिमिट है हमारे पास, वो जो ऊपर वाली लिमिट है उसमें आपने x की वैल्यू डाल दी, है ना। सपोज मेरे पास जो भी वैल्यू है b की, वो वैल्यू डालकर मैंने आंसर निकाल लिया। फिर जो भी वैल्यू मेरे पास a की है वो वैल्यू डाल के मैंने आंसर निकाल लिया और दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी तब समझ में आएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी तब समझ में आएगा बेटा। सबसे पहले यहाँ तक समझ में आया तो बताओ, फिर आगे चलूंगी। यस मैम, यस मैम आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अपन को। अब एक एग्जांपल दूं इसका। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो यहाँ पे लिमिट डली हुई है ना। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि इंटीग्रेशन अगर मैं cos x का करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस साइन वो सिर्फ sin x, sin x आता है। खाली sin x। जब cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो खाली sin x आता है, ये हमें समझ में आया। अब हमें इसमें लिमिट भी लगानी है फ्रॉम π/2 टू -π/2। इसका मतलब क्या है, नहीं उल्टा लिख दिया ना मैंने, फ्रॉम -π/2 टू π/2 हमें लिमिट लगानी है। अब इसका मतलब क्या है, आंसर sin x π/2 माइनस sin x माइनस π/2। वेरी गुड, इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले x की जगह लिखो π/2, जो अपर लिमिट है वो लगा दो, फिर इसमें से माइनस कर दो क्या, साइन ऑफ -π/2। ठीक है, अब साइन ऑफ π/2 क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री sin वेरी 90। गुड। और अभी ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, बट साइन ऑफ, ये चीज आप नोट डाउन कर लो, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नहीं, ये भी हम पढ़ लेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे साइन ऑफ -π/2 है क्योंकि आपके पास, सो दैट विल बी इक्वल टू, हाँ बताया था ना मैंने पहले। तो साइन ऑफ -π/2 है क्योंकि, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/2 मतलब -1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। डिफरेंस दिख रहा है? जो अभी तक इनडेफिनिट में करा है वो तो आपको करना ही है, उसके आगे बस लिमिट लगा देनी। इज इट ओके गाइस? यस मैम, रिटर्न कर देंगे बस एक बार। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, बस इतना ही करेंगे फिर आज की क्लास में।
ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी बता दूं क्या? छोटी सी एप्लीकेशन है। नहीं मैम, रहने दो मैम। चलो मैम एक और बता एग्जांपल बता देती हूँ, 2-3 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी फिर आपकी। मैम हैवी हो जाएगा दादा मैम आज का। आप उसका एग्जाम्पल ही बता रहे हो कोई और? एक एग्जांपल और है, वो बता देती हूँ। बस इसकी एक एप्लीकेशन है कि इसको एरिया निकालने के लिए यूज कर लेते हैं, तो वो और देख लो। बस लास्ट टॉपिक वही बचा है, और उसके बाद एक एग्जांपल और बता दूंगी, खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, खाली ट्रिग्नोमेट्री बचेगी, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो एप्लीकेशन डेफिनेट इंटीग्रल की क्या होती है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ कर्व। कोई भी अगर आपको रैंडम कर्व गिवन है, आप उसका एरिया निकाल सकते हो यूजिंग दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, पारखी बेटा एक बार ये समझ लो, फिर आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगी। तो सपोज आपके पास कोई भी रैंडम एक फंक्शन है एक्स का, आई थिंक मेरा डायग्राम विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसे रैंडम फंक्शन है अगर हमारे पास एक्स का, अगर ए और बी के बीच में वो, बेटा म्यूट कर लो अपने आप को बच्चों, ठीक है, अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है, अच्छा कुछ नहीं होता बेटा, म्यूट कर लो, लेकिन आवाजें आ रही हैं फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आपको ये जो एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, अगर ए और बी यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो जो एरिया है वो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। एरिया इज डायरेक्टली इक्वल टू ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। बस यही एप्लीकेशन है। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो। यहाँ पे आपको एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, आपसे पूछा है कि एरिया क्या होगा 2 और 6 के बीच में, ये बता दो, एंड डन, एंड वी आर डन। ट्राई टू गेस हाउ विल वी डू दिस? यस मैम। ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो y इज इक्वल टू एक्स को ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, हमें एरिया बताना है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6 के बीच में। तो एक तरीके से एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से लेकर 6 इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मतलब 2 से लेकर 6 इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू x है, तो x dx। निकाल लोगे इसका आंसर? x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? क्या आएगा बेटा x को इंटीग्रेट करने पे? हम एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाय 2, वेरी गुड। अब इसमें लिमिट पुट कर दो। हम इसका टोटल आंसर आएगा 16। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36 बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाय 2। क्या आएगा आंसर इसका फाइनल? 36 माइनस 4, 16। 36 माइनस 4 16 थोड़ी होता है। I'm over 16. बस यही आंसर है। समझ में आया डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है? लिमिट लगा दी है, बस इसमें अपर लिमिट को पुट कर दो और उसमें से लोअर लिमिट पुट करके माइनस कर दो। ओके मैम। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। आपकी छुट्टी जो है वो सैटरडे की है, इस बार छुट्टी कल की नहीं है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और खत्म कर छुट्टी है इस बार? सैटरडे की बेटा ईद है ना सैटरडे को आपकी। यस मैम। ठीक है, तो ईद की छुट्टी है बच्चा। छुट्टी। हाँ, इस बार संडे को टेस्ट है। अच्छा ठीक है। संडे को नो छुट्टी, संडे को सब बच्चों को टेस्ट देना है।